आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देंगे आने वाले बोर्ड परीक्षा में उन सभी के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और ये मॉडल सेट क्वेश्चंस क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज आएंगे मॉडल सेट पे आधारित आप उसको मिस ना करो, ठीक है ना। देखिए मॉडल सेट क्या होता है ना, मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा भी जारी होता है ऑफिशियली, जो आने वाले बोर्ड परीक्षा पे आधारित होती है कि किस तरीके से हमको एग्जाम्स लेने हैं, कितने प्रश्न रहेंगे, क्या पैटर्न रहेंगे आप लोगों के एग्जाम्स का, वो सारे आप लोग को डिटेल उस मॉडल सेट में दिए रहते हैं, ठीक है। और उसी मॉडल सेट के आधार पे आप लोग को वार्षिक परीक्षा लिया जाता है। तो ये मॉडल सेट आप लोगों को यहाँ पे इंटरनेट पे जारी मॉडल पेपर जो है उसी का यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको सिलेक्ट करके लाए हैं आप सभी के लिए। और यहाँ पे जितने भी चैप्टर है आप लोगों के, जैसे गणित का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके आने वाले वीडियोज में साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, हिंदी का भी, संस्कृत का भी, इंग्लिश का भी, और जो मैथिली रखे उनके लिए भी यहाँ पे मॉडल सेट और चैप्टर वाइज प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ, मॉडल सेट में सभी चैप्टर से मिला के आप लोगों को क्वेश्चंस लिया जाता है, ठीक है ना। तब आपको मॉडल सेट तैयार किया जाता है जो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा पे आधारित होते हैं, किस तरीके प्रश्न रहेंगे। तो ये सारी चीज़ मैं आपको मॉडल सेट पे आधारित सारे प्रश्न बता दिया, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहता हूँ। इस वीडियोज़ को देखने के बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि और भी हमको ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसी चैनल का, starkstudy.com लिखोगे गूगल पे, या फिर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। starkstudy.com ये दिख रहा हो ना, ये चैनल का नाम जो है इसी नाम से आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगा। गूगल पे लिखना starkstudy.com क्लास 10th, आपको हर सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर वाइज है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव, ये सारे आप लोग को मिल जाया करेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी है इस चैनल से जुड़ पाए और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके इस चैनल की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। और किसी तरह का अगर डाउट है आपको अपने आने वाले एग्जाम्स को लेकर, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से भी आप, या फिर कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट में कर सकते। देखिए हमारा आज का जो पहला प्रश्न है कहा गया है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, मैं आप लोग को हर क्वेश्चन को डिटेल में बताता चलूँगा, ताकि आपको इस तरीके के प्रश्न आएगा या फिर कभी मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द नंबर ऑफ जीरोज इन अ लीनियर पोलिनोमियल। देखिए रैखिक बहुपद को हम लोग एक पद वाले बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है ना, या एक पदीय बहुपद, ठीक है, या फिर एक घात वाले बहुपद, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद को हम लोग 3-4 नाम से जानते हैं, एक घात वाले बहुपद, ठीक है ना, रैखिक बहुपद जानते हैं यहाँ पे, तो उसमें शून्यकों की संख्या जो होती है वो एक होती है। रैखिक का मतलब क्या हो गया, लीनियर, ठीक है ना, या फिर एक घातीय बहुपद, ठीक है। इसमें कितने शून्यक होंगे, तो शून्यकों की संख्या केवल और केवल एक होगा, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण लो कि x+3 बराबर 0, ये क्या है आपका एक घात का है, क्योंकि मैक्सिमम घात यहाँ पे चर मान का होगा। क्या मान का, चर मान का घात होना चाहिए, ठीक है ना, चर मान का घात। अब यहाँ पे देखो x है, अब +3 के पावर हम 3 लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या 3 यहाँ पे 3 घातीय बहुपद है, नहीं, ये चर मान पे होगी। ये क्या है आपका अचर पद है, ये क्या है अचर पद है। तो अचर पद पे कुछ भी पावर रहे तो उसको हमको नहीं लेना है, ठीक है ना। हमको क्या देखना है यहाँ पे, चर पद का मान, चर मान का घात देखना है, ठीक है ना। तो एक है तो ये एक घातीय बहुपद हो गया। द्विघात वाला आएगा तो मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर। पहला का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर हमारे पास है कि बहुपद x-1 का शून्यक क्या होगा। जब भी इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे और शून्यक की बात हो रही होगी आप लोगों के क्वेश्चंस में, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, x-1 बराबर क्या करना है, 0, क्योंकि शून्यक हमको निकालनी है। इसका शून्यक क्या होगा इस बहुपद का, तो बराबर 0 कर देंगे। अब x बराबर इस -1 को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर क्या हो गया, 1, यही इसका क्या होगा, शून्यक कहलाएगा। अब दूसरी भाषा में आप ये समझो कि इस बहुपद में x-1 में हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि ये 0 के बराबर आ जाए, ठीक है ना। ये LHS हुआ आपका और ये आपका RHS हुआ।
LHS में हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि यह 0 आ जाएगा। तो सर बोलोगे कि सर यहाँ पे -1 है तो x का मान हम लोग को 1 रखेंगे तो 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 1 बराबर 0, इसका मतलब x का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, 1 रखा, तो यही इसका शून्यक कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर कहा गया यहाँ पे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या होगा। देखिए इसका एक सूत्र होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कहीं कहीं आपको मूल दिया रहेगा या फिर कहीं कहीं आप लोग को शून्यकों का योग दिया रहेगा। क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और ये आपका क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या है, गुणनफल, ठीक है ना। अब हम लोगों को प्रश्न में ही बता दिया गया है कि शून्यक यदि मान लेते अल्फ़ा बराबर -4 है बीटा बराबर 7, आप कुछ भी मान सकते हो, अल्फ़ा और बीटा जो मैंने माना है आप बीटा को ही -4 मान लो और अल्फ़ा को ही -7 मान लो, फिर भी आंसर आपको वही आना है। तो अल्फ़ा और बीटा हम लोगों ने क्या मान दिया है क्वेश्चंस में, मैंने आपको क्या बताया, द्विघात बहुपद होने के लिए ये इक्वेशन ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x² रखेंगे पहले, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, इस पे आधारित मैं बोल रहा हूँ, इस पे, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताया है बहुपद का, इसका व्यापक रूप होता है निकालने का किसी भी बहुपद का, ठीक है ना। द्विघातीय बहुपद का, त्रिघातीय का अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा -4 है प्लस बीटा 7 है, फिर आपको प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है -4 गुने बीटा है 7। अब इसको सॉल्यूशन सोल्व कर लो तो x², ये -4 में से 7 गया तो +3, तो ये -3x हो जाएगी, फिर माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पे 7 चौके 28, यही इसका क्या हो गया, x² - 3x - 28, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो 3 का यहाँ पे सी जो है ये राइट आंसर हो जाए। आगे और प्रश्न आएंगे तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रही होगी अगर आप लोग नए होंगे तो, और इस तरीके के प्रश्न अगर 2 से 4 कर दोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। 3 का यहाँ पे सी जो है ये राइट आंसर। ये द्विघात बहुपद का निकालने का तरीका होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है, देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि किसी किसी क्वेश्चंस में आपको शून्यकों का योग पहले दे दिया जाएगा और गुणनफल भी दिया जाएगा, और किसी किसी में जैसे यहाँ पे दिया था मूल दे दिया था इसका शून्यक, तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे पहले ही दे दिया गया था। हम लोग क्या जाने थे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बहुपद होता है निकालने का, द्विघात बहुपद का, ठीक है ना। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 5, तो 5x प्लस 6 क्या है, गुणनफल है, तो यहाँ पे गुणनफल 6 हो जाए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में जैसे यहाँ पे -5 और 6 रहता, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा रहता, तब x² माइनस फिर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे क्या है -5 ना, तो -5 इंटू एक्स होता है, ठीक है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 6, तो ये हो जाता है x² प्लस 5x प्लस। देखिए सभी को पता होता है, बस यहीं पे ये क्या करता है, गलती कर देती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शंस में आपको +5 भी दिया रहेगा और -5 भी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6। नेक्स्ट देखते हैं, यदि y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, मानक रूप, मानक रूप, व्यापक रूप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो ये होता है -b/a, शायद आपको पता होगा ये चार चीज़। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है आपका। तो यहाँ से हम लोगों से पूछा क्या गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को ax² मानेंगे और इसको क्या मानेंगे bx, और ये आपका क्या है c है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b, यहाँ पे देखो ये है ना चर मान को नहीं, b जो है यहाँ पे अचर मान होगा और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। और a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे a है ना। तो हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा में c/a निकालना है, तो c के जगह पे 8 है तो 8, a के जगह पे 1 है तो 1, तो ये 8/1 बराबर 8, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में।
बस आपको समझने की ज़रूरत है, आप चुटकी में इसको बना सकते हो, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A, तो C की जगह पे यहाँ पे 8 और A की जगह पे 1, ठीक है। इसी में अगर अल्फा प्लस बीटा अगर पूछ दिया जाता तब -B/A होता है, ठीक है। B के जगह पे क्या है -6, और माइनस यहाँ पे पहले से है, तो माइनस B के जगह पे -6, A के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा +6, न कि -6, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, +6 हो जाएगी। अगला देखते हैं, ये बहुपद है। बहुपद से कई सारे प्रश्न आते हैं, कम से कम आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे बहुपद से, जो बहुत ही ईजी होते हैं बहुपद का प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में। बहुपद f(x) बराबर इतना दिया गया है, तो f-1 का वैल्यू क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करनी है, f(x) के जगह पे यहाँ पे क्या है -1, तो x के जगह पे यहाँ पे -1 क्या करना, पुट करना है, मतलब रखने पर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, f(x) f-1 3x² -7x + 2, क्या करेंगे हम लोग, 3x के जगह पे -1 का स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ पे 7 × -1 + 2, इसको सॉल्व करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगी, तो 3 × 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 + 2, 7 दूनी 9 3 12, इसका क्या हो गया, 12 आंसर हो गया। समझ में आ रही ना, बहुत ईजी था यह प्रश्न। अगला देखते हैं, x² - 3 के शून्यक। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि जब भी शून्यक आपको देखने को मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करनी है, आपको करना क्या है, x² - 3 बराबर 0, 0 के इक्वल कर देंगे, इस 3 को इस साइड लेकर जाएंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर इस साइड हम लोग लेकर जाएंगे तो x बराबर, और ये प्लस माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हम लोग स्क्वायर को इस साइड लेकर जा रहे हैं, तो ये रूट अंडर में यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू एक बार क्या होगा यहाँ पे +√3 और एक बार क्या होगा -√3। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही करेक्ट आंसर हो जाएगी। हालांकि ये 2 मान क्यों होगा मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होंगे ना यहाँ पे, +√3 और -√3। अगला देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से ये इक्वेशन दिया गया और ये इक्वेशन दिया गया है, ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न अब आने लगा है। तो x का मान यहाँ पे निकालना है और y का मान निकालना है, जो ऑप्शन नंबर में है, ठीक है। बस सोल्व कर लो इसको, 6x - 2y बराबर 0, 10x + 2y बराबर 32। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो y वाला टर्म सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, और प्लस माइनस में है तो इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये आपका कट जाएगा, तो 10 × 6 = 16x हो जाएगी, 10 × 6 क्या हो जाएगा 16x, और ये 32 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपको दोनों में है, ठीक है। तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को, तो 6x - 2y बराबर 0 दिया गया है, तो और x का वैल्यू निकाला है, तो 6/2, और इस 2y को इस साइड लेकर जाएंगे तो +2y, तो y का वैल्यू 2 से 2 गया तो 6, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट है। 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए। तो अनगिनत हल होने के लिए जो शर्तें हैं, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2। ये अनंत हल या फिर अनगिनत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए शर्त है। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 के जगह पे देखो क्या है, 1 है, और b1 के जगह a2 के जगह पे 5 है, बराबर a2 के जगह b1 के जगह पे क्या है 2 है, और b2 के जगह पे यहाँ पे k है, c1 के जगह पे क्या है आपका 3 है, और c2 के जगह पे 15 है। अब इसको सोल्व कर लो आप लोग, 1/5, इसको क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगी, और ये 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा k × 1 तो k, और 5 दूनी 10, तो k का वैल्यू 10 होनी चाहिए, या फिर इससे आप सोल्व कर लो, तो 5 दूनी 10 बराबर k, दोनों ओर से आपको k का वैल्यू 10 ही आएगा। 10 अगर रखेंगे हम लोग तो इस समीकरण निकाय का जो हल हो जाएगी वो अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। अगला देखते हैं 10 नंबर, कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए जो घात होनी चाहिए वो मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना घात है, 3 है मैक्सिमम, तो ये द्विघात समीकरण छट गया।
अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बटा में 2x है और ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा। मान लेते हैं ये यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो ये 4x² इधर हो जाएगा और ये 2x इधर जाएगा तो ये 8x की हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, बहुपद से हट गया, मतलब द्विघात समीकरण से हट गया, त्रिघातीय समीकरण हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको देखते हैं, किसको देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर को, ये 2x, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल कर लो, 2x² + 3। अब इसको हल करोगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगी और ये माइनस आपको 15 हो जाएगा, फिर प्लस आपको 2x² हो जाएगी और ये माइनस आपको 3x। अब देखो प्लस 2x² इधर है, प्लस 2x² इधर है, इधर लेके जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो अब देखो घात तो एक ही हो गया, दो घात वाला जो था वो कट गया आपका, तो ये भी क्या होगा, आपका द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो होगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, ये क्यों होगा। देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, x² + 2 × ab x × 2, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस आपको 4 बराबर 3x + 12। देखो यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है, x², इस साइड इसको लेकर आ जाओगे तो ये +x, -12 को इस साइड लेकर जाओगे तो -8 बराबर 0। तो ये क्या आपका द्विघातीय समीकरण पे आ गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी। बस थोड़ा सा समझना था आप लोगों को, कैसे हम लोग ऑप्शन को छांटेंगे और कैसे पहचानेंगे द्विघातीय समीकरण त्रिघातीय समीकरण, ठीक है। अगला देखते हैं, कहा गया है कि ये आपका इक्वेशन दिया गया है द्विघात समीकरण का और P नॉट इजकल टू 0, अगर P 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, इसलिए P नॉट इजकल टू पहले दे दिया गया है 0, मतलब 0 नहीं हो सकता P का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू पता करनी है, मूल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ax² + bx + c बराबर 0 हो रहता है। तो यहाँ से x का वैल्यू -b ± √√b² -4ac/2a होता है, यही होता है ना। अब हम लोग को यहाँ पे पता करनी है ये इक्वेशन का px² + qx + r बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, इसी पे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, ठीक है ना। ये इक्वेशन से ये जो दिया गया आप लोग को, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, b के जगह पे क्या है, यहाँ पे q है तो -q प्लस माइनस √b², तो b के जगह पे क्या है q, तो q² -4p × r/2p। देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा -q प्लस माइनस q² -4pr/2p। ये देखने से लग रहा है ऑप्शन नंबर आपको बी में है, क्या है ये, बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी। जब भी मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने की बात आएगी तो आपको विवेचक याद आएगा, d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। देख लेते हैं क्या आता है निकल के, तब हम लोग बात करेंगे वास्तविक बराबर होगा, वास्तविक नहीं होगी, वास्तविक और असमान होगा। जब d का वैल्यू > 0 होगा तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ठीक है। d बराबर अगर 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा और बराबर भी होगा। अगर d का मान <0 हो जाएगा, मतलब d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो ये वास्तविक नहीं होगी। तो निकाल लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है d बराबर b के जगह पर क्या है, तो 6 का स्क्वायर -4 गुने a के जगह पे 6 और c के जगह पे 1, तो 6 के 36 और -24, तो ये क्या हो गया 12, जो आपको 0 से बड़ा है। देखो 0 से बड़ा होने के लिए मैं आपको क्या बताया था, वास्तविक होनी चाहिए और असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, समीकरण के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालनी है, जो -b/a होता है। -b तो -18 a के जगह पे आपको 3 है, तो ये हो जाएगा आपका +18/3, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा 6, क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगी इसका। चलिए अगला देखते हैं, द्विघातीय समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, जब अल्फा और ये 1/, अल्फा एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/α। अगर कोई मूल a है तो दूसरा क्या होगा 1/a, समझ में आ रही है ना। अगर मूल 8 है तो दूसरा क्या होगा 1/8, यही इसका क्या होता है व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो हम लोग जानते हैं ये अल्फ़ा है और ये क्या आपका बीटा है, दो मूल हमको पता चल गया। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा, बीटा के जगह पे 1/अल्फ़ा बराबर C/A। तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो C/A, यही इसका क्या होगा, रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा। 15वां पद निकालने के लिए हमको ए का वैल्यू दिया गया है 1/2, एन का वैल्यू पहले दे दिया गया है 15वां। हमको यहाँ पे डी का वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लोग 15वां पद निकाल लेंगे। तो डी का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, तो एक में से 1/2 गया तो 1/2 ही बचेगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे 1/2 प्लस एन माइनस 1 तो 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 14/2। ठीक है, तो 14 1 15, 15/2 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, 15वां पद 15/2। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा कि कौन सा समांतर श्रेणी में समान अंतर पे है। ठीक है, और जो समान अंतर पे नहीं होगा वो इसका क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 6 14 14 6 20 20 6 26 ये समांतर श्रेणी में है आपका। इसको देख लेते हैं भाई, 4 6 बढ़ा लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 बढ़ रहा है, यही इसका क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है। और बाकी ये भी देख लो आप, ऑप्शन नंबर बी भी, ऑप्शन नंबर ए भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 1 9 9/2, तो 9/2 माइनस 5 को घटाएंगे। और उसी तरीके से हम लोग 3 दूनी 6 1 7, 7/2 माइनस 4 को घटाएंगे, देखते हैं दोनों इक्वल आता है क्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 10/2 बराबर 7 माइनस 8/2, जो बिल्कुल यहाँ पे माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/2 आ गया। मतलब ये भी आपका क्या हो गया, समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में होगा। ऑप्शन नंबर आपको डी जो है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद सार्वंतर दिया है तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। हमको ए दिया है 9, डी का वैल्यू है -3, हमको एन का वैल्यू है 12, तो एस एन नहीं निकालेंगे 12, तो एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है इसका फार्मूला, होता है ना। तो S12 निकालनी है हम लोग को, तो n के जगह पे 12/2 इंटू 2 गुने 9 प्लस n-1, तो 12 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना, -3। तो ये हो जाएगा S12, इसको रहने देते हैं, इसको निकाल लेते हैं, 2 छक्के 12 6 इंटू 9 दूनी 18 प्लस 11 माइनस 33, 11 माइनस 12 माइनस 1 11, तो 11 तिया 33 माइनस 33 हो जाएगी। 6 गुना 18 में से 33 गया तो कितना हो जाएगा, तो आपको ये 13×2 कितना हो जाएगा, ये 13×2 15, तो ये -15, तो ये आपका -90 आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, -90। फार्मूला बेस्ड था ये प्रश्न। अगला देखते हैं, ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद 170 है, मतलब टी एन का वैल्यू लास्ट टर्म हमको 170 दे दिया गया है। ए का वैल्यू यहाँ पे 17 है, डी का वैल्यू भी 17 होगा, 34 में से 17 गया 17, तो हमको एन का वैल्यू निकाल लेनी है। तो एन का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 170 बराबर ए 17 प्लस एन निकालनी है n-1 इंटू 17। ठीक है ना, इस 17 को इस साइड लेकर आएंगे तो 100 हो जाएगा 53 बटा में 17 बराबर n-1, तो 17 9 153, एन का वैल्यू आ गया 10वां, मतलब 10वां पद जो है 170 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी। तो निकाल लेते हैं पदों की संख्या। टी एन का वैल्यू यहाँ पे 6 है, ए का वैल्यू 51 है, डी का वैल्यू 48 में से 51 घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो एन का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे हम लोग। 6 बराबर 51 प्लस n-1 इंटू -3, इस साइड आएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस में 45 बटा में -3 बराबर n-1, कट गया तो ये 15 या 45, एन का वैल्यू आ गया n 15 प्लस 1 16 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3,
तीसरा 5, इसी तरीके से 50, तो 50 49 होगा, 50 तो होगा नहीं। तो यहाँ से ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 3 - 1 बराबर 2, टी एन का वैल्यू यहाँ पे 49 है, तो एन का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 49 बराबर 1 + n - 1 इंटू 2, ये आ जाएगा 48, 48 बटा में 2 n - 1। ये 2 कहाँ से आया पता नहीं, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। n बराबर 24 1 25 हो जाएगी, ये 25 विषम संख्या है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B का वैल्यू 90 डिग्री है, AB का वैल्यू इतना है, BC का वैल्यू इतना है, AC का वैल्यू इतना है, tan A का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं हम लोग। ये कोई आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है आपका, समकोण त्रिभुज। कोण B का वैल्यू हम लोग को पहले दिएगा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। AB का वैल्यू बताया गया है √15 है, BC का वैल्यू 1 है और आपको AC का वैल्यू 4 दिया गया है हम लोगों को, ठीक है। हमको tan A का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू पता करनी है, tan A का। जब राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो tan A का जो वैल्यू होता है वो आपको P/B होता है, मतलब लंब बटा में आधार होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जो 90 डिग्री जो बनता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है ये कर्ण होता है, ये क्या है आपका कर्ण है, ठीक है। तो tan A का वैल्यू, अब देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो tan A का वैल्यू BC/AB हो जाएगी, जो आपको 1 बटा में √15, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कोसेक फाई बराबर के, तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग जानते हैं कोसेक फाई का मान, थीटा रख लेते हैं कोसेक फाई के जगह पे, और ये क्या है, ये होता है आपका H/P। जब साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है, मतलब लंब बटा में कर्ण, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, उल्टा हो जाएगा H/P, कुछ नहीं तो 1 है ना। अब यहाँ से B का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। B का वैल्यू निकालने के लिए h² माइनस आपको p², ठीक है। तो h के जगह पर क्या है, k² -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका k² - 1 का में √अंडर में। B का वैल्यू आ गया और k का वैल्यू हमको पता है, h का वैल्यू और p का वैल्यू, तो कोसेक थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग B/H। तो B हम लोग निकाले हैं √अंडर में k² - 1, h का वैल्यू k। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपको B में है, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 1/sec थीटा क्या होता है, देखिए 1/sec थीटा जो होगा वो आपको cos थीटा के बराबर होगा। 1/cosec थीटा जो होगा ये आपको sin थीटा के बराबर में होगा। 1/cot थीटा जो होगा वो आपको tan थीटा के बराबर में होगा। हम लोगों से पूछा क्या गया था 1/sec थीटा, तो ये cos थीटा के बराबर हो जाएगी। अगला देखते हैं cot x इंटू tan x। देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा जो होता है वो आपका 1 होता है, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है वो 1 होता है, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा जो होता है वो 1 होता है। हमसे पूछा क्या गया था ये, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 तो कोसेक थीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका मतलब B/H है। P निकाल लेंगे हम लोग, P निकालने के लिए h² - B², तो ये हो जाएगा में √अंडर में h का मान 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √अंडर में 3। तो कोसेक थीटा जो होता है ये आपको H/P होता है, h कितना है 2, P कितना निकाले √3, यही इसका क्या हो गया 2 बटा में √3 आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न देखे हैं 1 से लेकर 25 तक, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताए हैं वो पूरे डिटेल्स में बताए हैं, ताकि आपको आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए या फिर आने वाले दिनों में कोई भी आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सारी चीज़ों की जानकारी मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। ये वेबसाइट है, जाके आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर किसी भी तरह का अभी भी डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर कर दीजिएगा